आज हम इस वीडियो में आपको पाचक ग्रंथियों के बारे में पढ़ाएंगे कि पाचक ग्रंथियाँ क्या होती हैं और इनका हमारे शरीर में क्या महत्व होता है। जो पाचक ग्रंथियाँ होती हैं वो हमारे पाचन तंत्र से संबंधित होती हैं। मतलब जो हमारी आहार नाल होती है, आहार नाल की जी सहायक अंग कहलाते हैं, क्योंकि इन पाचक ग्रंथियां जो होती हैं इनके द्वारा जो पाचक रस स्रावित किया जाता है, उस पाचक रस का भोजन के पाचन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण भाग होता है। क्योंकि यदि इनसे पाचक रस नहीं निकलेगा तो हमारा जो भोजन है वो भोजन अच्छी तरीके से नहीं पच पाता है। तो इन पाचक ग्रंथियों का बहुत ही बड़ा विशेष महत्व होता है। तो आज हम पाचक ग्रंथियों के बारे में बताएंगे कि पाचक ग्रंथियां क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं और उनसे कौन से पाचक रस निकलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लार ग्रंथियां क्या होती हैं। तो यहाँ से हमें पाचक ग्रंथियों में सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि लार ग्रंथियाँ क्या होती हैं। लार आप सभी लोग जानते हैं कि लार एक हमारे मुख गुहा जो होती है उसमें उत्पन्न होने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाचक रस होता है। तो इस रस को निकालने वाली क्या होती है, मुख गुहा में पाचक ग्रंथियाँ होती हैं। तो पाचक ग्रंथियों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है कि मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो जो हमारी मुख गुहा होती है उसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, और वह जो होती हैं लार ग्रंथियाँ उनसे मिनिमम क्या है 1.5 लीटर तक का क्या है लार का श्रावण किया जाता है। तो जो हमारी मुख गुहा में जो लार ग्रंथियाँ होती हैं उनसे प्रतिदिन 1.5 लीटर के आसपास लार का श्रावण किया जाता है। अब जो ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं उन ग्रंथियों के नाम क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहली होती हैं कर्ण पूर्व ग्रंथियाँ, या इनको इंग्लिश में बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड्स। दूसरे प्रकार की जो ग्रंथियाँ होती हैं वो होती हैं अधोहनु ग्रंथियाँ। फिर इसके बाद अगली ग्रंथि जो होती है अधोजिह्वा ग्रंथियाँ। तो जी हमें लार ग्रंथियाँ जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। कर्ण पूर्व ग्रंथियाँ यानी को बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड्स, दूसरी होती हैं अधोहनु ग्रंथियाँ, तीसरी होती है अधोजिह्वा ग्रंथियाँ। जो पैरोटिड ग्रंथियाँ या कर्ण पूर्व ग्रंथियाँ होती हैं इन तीनों में से सबसे बड़े आकार की कर्ण पूर्व ग्रंथियाँ होती हैं, जिनको हम पैरोटिड ग्लैंड्स भी कहते हैं। अब इनके बारे में हम देखेंगे कि जो कर्णपूर्व ग्रंथियां हैं वो हमारे मुख गुहा में कहाँ पाई जाती हैं। तो एक कान एवं कपोलों के पीछे स्थित होती हैं, यानी कि कान और कपोलों के पीछे स्थित होती है, लगभग यहाँ के आसपास हम मान सकते हैं। तो ये कान एवं कपोलों के पीछे स्थित होती हैं। इन ग्रंथियों से एक विशेष प्रकार की नली निकलती है, उस नली का नाम क्या होता है, स्टेनसन नलिका। स्टेनसन नलिका के द्वारा मुख गुहा में खुलती हैं। तो जो कर्ण पूर्व ग्रंथियां होती हैं वो स्टेनसन नलिका के द्वारा मुख गुहा में खुलती हैं, और इनसे जो लार स्रावित होती है उस लार में 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं। एक तो होता है आपका टायलिन, दूसरा होता है लाइसोजाइम। ठीक है, तो कर्ण पूर्व ग्रंथियों से जो लार स्रावित होती है उसमें एक टायलिन एंजाइम होता है और एक लाइसोजाइम एंजाइम होता है। ठीक है, टायलिन हमारी क्या है, मंड का पाचन करता है। लाइसोजाइम जो होता है कि भोजन में आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। इसके बाद दूसरे प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं अधोहनु ग्रंथियाँ। ये निचले भाग के पश्च भाग में स्थित होती हैं। मतलब जी जो हमारी मुख गुहा होती है इसके निचले भाग में, माने निचले जबड़े के आसपास पाई जाती हैं, उसके पश्च भाग में स्थित होती हैं। ठीक है, और यह क्या होती हैं, कृंतक जो होती हैं, कृंतक जो दांत होते हमारे उनके आसपास कौन सी नलिका के द्वारा,
बिहार टंस नलिकाओं द्वारा जीभ के नीचे खुलती, माने जीभ के नीचे खुलती हैं। किस नलिका के द्वारा? जी बिहार टंस नलिकाओं के द्वारा जे जीभ के नीचे खुलती हैं। तो इनकी स्थिति आपको पता होना चाहिए कि ये निचली सतह में, मतलब निचली जबड़े में पाई जाती हैं और उसके पश्च भाग में यानी ग्रसनी के आसपास हम इनको कह सकते हैं कि ये ग्रसनी के आसपास तक पाई जाती हैं। और ये क्या होती हैं? कृंतक जो हमारे दांत होते हैं, दांतों के बारे में हम बता चुके हैं, एक वीडियो भी बना चुके हैं दांतों का, तो उनको आप देख लेंगे। तो कृंतक दांतों के पास क्या होती हैं? बिहार टंस नलिकाओं के द्वारा जीभ के नीचे खुलती हैं। तो ये भी क्या करती हैं? लार का श्रावण करती हैं। अगली जो ग्रंथियां हैं अधोजिह्वा ग्रंथियां होती हैं, ये जीभ के नीचे ही पाई जाती हैं। अधोजिह्वा, जिह्वा माने जीभ होता है, तो ये जीभ के नीचे पाई जाती हैं। ये कई महीन रिविनस या बर्थोलिन की नलिकाओं के द्वारा मुख गुहा में ये भी खुलती हैं। तो हर जो मतलब जितनी भी लार ग्रंथियां हैं 3 जोड़ी होती हैं, तो ये 2 पाई जाती हैं, ये भी 2 पाई जाती हैं, ये भी 2। तो टोटल अगर हम इनको कहें तो हम कह सकते हैं 6, लेकिन इनको हम लिखते हैं, कभी प्रश्न में हमें पूछा जाता है विकल्प में कि बताइए मुख गुहा में कितनी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो आपको विकल्प में दिया रहता है 3 जोड़ी। तो जहाँ 3 जोड़ी लिखा होता है वो विकल्प हमारा सही होगा। तो जी हमारी लार ग्रंथियां थी। अब लार का काम क्या होता है? देखिए, हमने बताया कि जो कर्णपूर्व ग्रंथियां हैं उससे जो लार स्रावित होती है, तीनों ही प्रकार की ग्रंथियों से लार स्रावित होती है। तो जो कर्णपूर्व ग्रंथियां हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से एंजाइम? एक तो होता है आपका टाइलिन एंजाइम, ठीक है, और एक होता है क्या? लाइसोजाइम एंजाइम। ये पाए जाते हैं। टाइलिन मंड को क्या है? शर्करा में, एवं लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है वो प्रतिजीवाणु का कार्य करता है। प्रतिजीवाणु माना जीवाणुओं के विरुद्ध काम करता है, यानी अगर हम भोजन करते हैं उसमें किसी प्रकार का बैक्टीरिया वायरस पहुंच जाता है तो उसको मारने का काम किसका होता है? लाइसोजाइम एंजाइम का होता है। इसके बाद जो लार होती है वह क्या करती है? जैसे ही हम भोजन को चबाते हैं तो भोजन में अच्छी तरीके से लार मिल जाती है, जिससे भोजन क्या होता है? चिकना हो जाता है और लसलसा हो जाता है, जिससे वह भोजन हमारे आहार नाल में अच्छे से आगे खिसक जाता है। तो जी लार के 2 काम हो गए मुख्य रूप से। एक तो हो गया आपका टाइलिन और लाइसोजाइम जो एंजाइम होते हैं, जीव एंजाइम पाए जाते हैं। दूसरा है भोजन को लसलसा और चिकना बनाना, जिससे आहार नाल में भोजन अच्छी तरीके से खिसक सके। तो ये हमारी लार ग्रंथियाँ होती हैं। तो इनको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। ये आपका 3 नंबर में प्रश्न बोर्ड में पूछा जाता है कि पाचक ग्रंथियों के बारे में लिखिए, या लार ग्रंथियाँ क्या होती हैं और इनके क्या कार्य होते हैं। तो चलो इनको अच्छी तरीके से पहले नोट कर लें। अब देखेंगे हम दूसरे प्रकार की जो पाचक ग्रंथि होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं आमाशयी या जठर ग्रंथियाँ। तो जी आमाशयी या जो जठर ग्रंथियाँ हैं, जो हमारे आमाशय में पाई जाने वाली ग्रंथियाँ हैं, इनको आमाशयी ग्रंथियाँ या इनको जठर ग्रंथियाँ भी कहते हैं, क्योंकि इन ग्रंथियों के द्वारा एक रस निकलता है जिसको बोलते हैं हम जठर रस बोलते हैं। तो इनको हम जठर ग्रंथियाँ कहते हैं। आमाशय की दीवारों में या आमाशय में 3 प्रकार की जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो जठर रस का क्या करती हैं? श्रावण करती हैं। तो जो हमारा आमाशय होता है, तो आमाशय की दीवारों में भी क्या होती हैं? ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनको जठर ग्रंथि कहते हैं। और इन ग्रंथियों से पाचक एंजाइम निकलते हैं जो निम्नलिखित होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी जठर ग्रंथियां आमाशय में पाई जाती हैं। सबसे पहली जो ग्रंथि होती है वो कार्डियक ग्रंथि होती है। तो जो कार्डियक ग्रंथि होती है जी आमाशय के सबसे ऊपरी भाग में स्थित होती है, जहां आकर के ग्रासनली खुलती है, यानी जहां पर
ग्रासनली आकर के आमाशय में खुलती है, वहाँ पर जो ग्रंथियाँ पाई जाती हैं उनको बोलते हैं हम कार्डियक ग्रंथियाँ कहते हैं। दूसरे प्रकार की जो ग्रंथियाँ होती हैं, आमाशय के मध्य में जो ग्रंथियाँ पाई जाती हैं उन ग्रंथियों को हम बोलते हैं फंडिक ग्रंथियाँ बोलते हैं। तीसरे प्रकार की जो ग्रंथियाँ होती हैं वो होती हैं पाइलोरिक ग्रंथियाँ। तो ये होती हैं सबसे लास्ट में पाई जाने वाली ग्रंथियाँ होती हैं, जहाँ से छोटी आंत आमाशय में मिलती है, यानी ग्रहणी जहाँ पर मिलती है तो वहाँ पर पाई जाती हैं पाइलोरिक ग्रंथियाँ। तो ये 3 प्रकार की ग्रंथियाँ हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि कार्डियक जो ग्रंथियाँ होती हैं वो क्या होती हैं। यह आमाशय की ऊपरी दीवार में स्थित होती हैं, जिसमें ग्रासनली आकर के खुलती है। तो ये ग्रंथियाँ सब आमाशय के ऊपरी भाग में पाई जाती हैं। दूसरे प्रकार की जो ग्रंथियाँ होती हैं वो फंडिक ग्रंथियाँ होती हैं। यह आमाशय के मध्य भाग में स्थित होती हैं तथा जठर रस बनाने का काम करती हैं। माने मुख्य रूप से जो फंडिक ग्रंथियाँ होती हैं वो जठर रस का स्रावण करती हैं, जिसमें HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, पेप्सिन पाया जाता है, पेप्सिन एंजाइम है, रेनिन एक एंजाइम है जो दूध की प्रोटीन को पचाने का काम करता है, और एक गैस्ट्रिन क्या होता है, ये हार्मोन्स होता है। तो जी क्या होते हैं, जठर रस में पाई जाती हैं। तो जी कौन सी ग्रंथियाँ स्रावित करती हैं, फंडिक ग्रंथियाँ। तीसरे प्रकार की जो ग्रंथियाँ होती हैं वो होती हैं पाइलोरिक ग्रंथियाँ। तो जी सबसे जहाँ पे जो ग्रहणी होती है, ठीक है, वह भाग जहाँ पे मिलता है आमाशय में तो वहाँ पे पाई जाती हैं पाइलोरिक ग्रंथियाँ। तो इसमें केवल एक श्लेष्म का स्रावण होता है, और यह जो श्लेष्म होता है जो विभिन्न पाचक रसों एवं HCl से आमाशय की जो दीवारें होती हैं उनकी सुरक्षा करने का काम करता है। तो जी कौन सा स्रावण, इस श्लेष्म का स्रावण कौन करती हैं, पाइलोरिक ग्रंथियाँ करती हैं। तो जी हमारी क्या थी, जठर ग्रंथियाँ थीं जो आमाशय से संबंधित ग्रंथियाँ होती हैं। तो इनको पहले आप नोट कर लीजिए। अगली जो हमारी पाचक ग्रंथि है वो है यकृत है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि एवं अंग है। जो यकृत है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है। कभी कभी विकल्प में पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी हमारे शरीर की कौन सी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। तो आपको याद रखना कि यकृत सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है, और एक अंग भी है, सबसे बड़ा अंग भी है। इसका जो भार होता है वो 500 ग्राम होता है, ठीक है। 500 ग्राम का जो यकृत होता है उसका अगर भार किया जाए तो 500 ग्राम होता है। यह उदर गुहा में डायफ्राम के नीचे, यहाँ से अगर हम देखते हैं जी पसलियाँ जो दिखती हैं, इसके नीचे का जो भाग होता है वो उदर गुहा होता है। इसके ऊपर का जो भाग होता है वो होता है वक्ष गुहा होता है। तो जी उदर गुहा में डायफ्राम के नीचे एवं आमाशय के ऊपर स्थित होता है। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे डायफ्राम होता है, तो डायफ्राम के नीचे और आमाशय के जस्ट ऊपर पाया जाता है, जिससे पित्त रस स्रावित होता है। माने यकृत किसका स्रावण करता है, तो आपको याद रखना कि यकृत जो होता है वो पित्त रस का स्रावण करता है। यह पित्त रस यकृत के निकट स्थित एक थैलीनुमा संरचना यानी पित्ताशय में एकत्रित होता है। तो अधिकांश कई बार ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि जो हमारा पित्तरस है वो शरीर के किस अंग के द्वारा स्रावित किया जाता है। तो उसमें एक दिया रहता है यकृत होता है और एक होता है पित्ताशय। 2 विकल्प ये होते हैं, तीसरा और चौथा और कुछ देते हैं। तो अधिकांश जो बच्चे होते हैं वो पित्ताशय लगा के आते हैं कि जो पित्तरस बनता है वो कहाँ बनता है, आपका पित्ताशय में। लेकिन ऐसा नहीं है जी, आपको ध्यान रखना है।
पित्तरस का जो स्रावण या पित्तरस जो बनता है वो बनता है यकृत में, लेकिन पित्तरस का जो संचय होता है वो कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है जी, ध्यान रखना है। और जो पित्ताशय जो एक अंग है, छोटी सी थैलीनुमा संरचना है, वो यकृत के पास ही पाया जाता है। ठीक है। पित्तरस में पाचक एंजाइम नहीं होती हैं, लेकिन यह वसा के पाचन में क्या होता है? सहायक होता है। तो याद रखना है कि जो पित्तरस होता है उसमें पाचक एंजाइम तो नहीं होते हैं, लेकिन यह भोजन को क्षारीय बनाने में और भोजन को आगे की पाचन की क्रियाओं में सहायक होता है। सबसे महत्वपूर्ण है कि पित्तरस यकृत से स्रावित होता है। पित्त के यकृत जो होता है, यकृत के कार्य क्या होते? तो एक तो सबसे मुख्य कार्य हो गया पित्तरस का स्रावण करना। ठीक है। दूसरा इसका कार्य होता है हेपेरिन नामक प्रतिस्कंधक पदार्थ का स्रावण करना। प्रतिस्कंधक जो पदार्थ होता है वह क्या कहलाता है? माने शरीर के अंदर जब, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि जो रुधिर होता है वो हमारा रुधिर वाहिनियों में बहता है, तो हो सकता है कभी कभी वो जम भी सकता है। तो वह रुधिर वाहिनियों में रुधिर ना जमे, इसका काम किसका होता है? हेपेरिन। तो हेपेरिन नामक एक ऐसी प्रोटीन होती है जो यकृत से स्रावित होती है। तो वह क्या है? रुधिर वाहिनियों में, मतलब शरीर के अंदर जो रुधिर वाहिनियाँ होती हैं उसमें जो रुधिर बहता है उसको, रुधिर को जमने से रोकने का काम कौन करता है? हेपेरिन। और हेपेरिन का स्रावण किसके द्वारा होता है? यकृत से। तो जी कहलाता है प्रतिस्कंधक। स्कंधन माने होता है जमना, और जमने के प्रति माने प्रतिस्कंधक कहलाता है, यानी रुधिर को रुधिर वाहिनियों में जमने नहीं देता है। कौन सा? हेपेरिन नामक प्रोटीन। इसके बाद अगला कार्य होता है ग्लाइकोजन का संचय, यानी कि जब रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा पहुंच जाती है तो यकृत क्या करता है? उसको ग्लाइकोजन के रूप में संचित कर लेता है। तो अतिरिक्त भोजन किसके रूप में संचित होता है? ग्लाइकोजन के रूप में, जबकि पौधों में मंड के रूप में संचित होता है। वसा का संश्लेषण, मतलब जो अतिरिक्त एनर्जी है या अतिरिक्त जो भोजन पहुंचता है उसको वसा के रूप में भी ये संचय करता है। पित्त वर्णक का उत्सर्जन, तो आपने जब पाचन क्रिया हमने पढ़ाई हुई थी कि छोटी आंत में पाचन की प्रक्रिया क्या होती है, तो उसमें बताया था कि जो यकृत होता है वो 2 पित्त वर्णकों का स्रावण करता है। एक तो होता है बिलीरुबिन और एक होता है विलीवर्डिन। ठीक है। बिलीरुबिन और विलीवर्डिन नामक पित्त वर्णक का भी उत्सर्जन यकृत के द्वारा किया जाता है। एक होता है यूरिया का संश्लेषण, तो जो हमारे शरीर में हानिकारक जो पदार्थ बनता है तो उसको यूरिया में बदलने का काम किसका होता है? यकृत का होता है। यूरिका लिखा हुआ है, यूरिया का संश्लेषण करना। ठीक है। यानी यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। रुधिर का थक्का बनाने में भी ये सहायता करता है कि जब भी हमें कहीं कट जाता है हाथ या पैर, तो वहाँ से ब्लड निकलने लगता है, तो वहाँ पर रुधिर का थक्का बनाने का काम, जिससे रुधिर ज़्यादा बहे ना, यानी रुधिर की कमी ना हो, इसके लिए रुधिर का थक्का बनाने का काम किसका होता है? यकृत का ही होता है। तो ये यकृत के मुख्य कार्य होते हैं। तो यकृत आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये परीक्षा की दृष्टि से भी आपसे इससे कई प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से नोट कर लें। यहाँ पे हम पाचक ग्रंथियाँ पढ़ रहे हैं, तो जो हमारी लास्ट और अगली पाचक ग्रंथि है वह है अग्नाशय है। तो अग्नाशय को हम इंग्लिश में बोलते हैं पैनक्रियाज बोलते हैं। तो अभी तक हम आपके लिए 3 पाचक ग्रंथियाँ पढ़ा चुके हैं। सबसे पहले हमने पढ़ाई थी लार ग्रंथियाँ, जो हमारी मुख गुहा में पाई जाती थी और 3 जोड़ी थी उनकी संख्या। फिर इसके बाद हमने बताया था आपको जठर ग्रंथियाँ, जो आमाशय में पाई जाती हैं, ये भी होती हैं 3। ठीक है। कार्डियक ग्रंथियाँ, एक होती है पाइलोरिक ग्रंथियाँ। ठीक है। तो इस प्रकार से जी हमारी आमाशय में पाई जाने वाली ग्रंथियाँ थीं। ठीक है।
इसके बाद हमने जो तीसरी पाचक ग्रंथि बताई हुई थी वो बताई थी हमने यकृत। तो यकृत क्या था, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है या पाचक ग्रंथि होती है। चौथे नंबर पे जो आती है वो है अग्नाशय यानी पैनक्रियाज है। यह यकृत के बाद शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है। यह लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर लंबा होता है तथा जे के आकार की संरचना है। अगर हम इसकी संरचना देखते हैं, ठीक है, तो जे के आकार की संरचना हमें दिखाई देती है। इसका जो भार होता है वो 60 से 90 ग्राम होता है और इसको हम एक मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। अब मिश्रित ग्रंथि इसको क्यों कहा जाता है? अभी तक हम केवल एंजाइम स्रावित करने वाली ग्रंथियों के बारे में ही हमने पढ़ा हुआ है। एक और प्रकार की ग्रंथियां होती हैं जो हमारे शरीर में हार्मोन स्रावित करती हैं, जैसे थायराइड ग्रंथि हो गई, थाइमस ग्रंथि हो गई, एड्रीनल ग्लैंड्स हो गई, पीयूष ग्रंथि हो गई। तो ये जो होती हैं इनको बोलते हैं हम अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। और जो एंजाइम स्रावित करती हैं जैसे लार ग्रंथियाँ हो गई, स्वेद ग्रंथियाँ हो गई, दुग्ध ग्रंथियाँ हो गई, जो होती हैं बहिस्रावी ग्रंथियाँ। अब अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और बहिस्रावी ग्रंथियों में अंतर क्या होता है? जो बहिस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं